देवीपुर उत्तराखंड की तलहटी में बसा एक छोटा शांत विलेज था। यहाँ की हवा हमेशा ताजी रहती थी, जिसमें देवदार की मीठी खुशबू और दूर से आती पहाड़ी नदी की हल्की सी आवाज घुली रहती थी। जिंदगी अपनी आराम से चलती थी, जो सूरज के उगने और ढलने पर तय होती थी। विलेज वाले सीधे सादे लोग थे, जिनके चेहरे पर धूप की लकीरें थीं और दिल गर्म थे। वे अपने आसपास की प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर रहते थे। उनके दिन ढलानों पर बनी स्टेरकेसदार खेतों में खेती करते हुए बीतते थे और इवनिंगें छोटी आग के चारों ओर इकट्ठा होकर पीढ़ियों से चली आ रही कहानियां सुनाते हुए बीतती थीं। यह एक शांतिपूर्ण जीवन था, शहरों के शोर शराबे से दूर एक अलग वर्ल्ड। फिर भी इस शांत विलेज के ठीक किनारे पर, जहां घना जंगल जमीन को फिर से घेरने लगा था, उसकी शांति के ठीक उलट एक चीज खड़ी थी। यह एक बड़ी खंडहर हो चुकी हवेली थी, जिसे हर कोई खूनी हवेली के नाम से जानता था। उसकी पत्थर की वॉलें पुरानी होकर काली पड़ गई थीं और उन पर मोटी रेंगती हुई बेलें चढ़ी हुई थीं। उसकी खिड़कियां खोखली काली आंखों जैसी थीं, जो विलेज पर घूरती थीं, और उसके बड़े लकड़ी के दरवाजे कब के अपनी कब्जों से सड़ चुके थे। कोई नहीं जानता था कि वह कब बनी थी, लेकिन अफवाहें और कहानियां पास की नदी के पत्थरों जितनी ही थीं। पुराने लोग एक अमीर परिवार के बारे में बात करते थे, जो एक सदी पहले उसकी वॉलों के भीतर मर गए थे, जिनकी आत्माएं हमेशा के लिए दुख और गुस्से के चक्र में फंसी हुई थीं। ये कहानियां देवीपुर के ताने बाने का हिस्सा थीं। विलेज के बड़े बुजुर्ग बच्चों को चेतावनी देते थे। उनकी साउंडें धीमी और गंभीर होती थीं कि हवेली के पास कभी न जाएं, खासकर सूरज ढलने के बाद। वे हवा में आती हल्की रोने की साउंडों के बारे में बताते थे, बिना चांदनी नाइटों में खाली खिड़कियों में फ्लिकरिंग रोशनी के बारे में, और एक ठंडी ठंडक के बारे में जो उसके क्रम्बलिंग पेरिमीटर के आसपास हवा में रहती थी। बच्चे, उनकी आंखें डर और जिज्ञासा के मिश्रण से चौड़ी थीं, ध्यान से सुनते थे। उनके लिए खूनी हवेली सिर्फ एक इमारत नहीं थी, यह एक जीवित सांस लेता हुआ राक्षस था, जो उनकी दुनिया के किनारे पर सोता था। एक ऐसी जगह जहां बुरे सपने पैदा होते थे और सबसे बहादुर दिल भी डर जाते थे। डर डाउप्तिशाली और साफ था। कोई भी विलेज वाला शाम ढलने के बाद हवेली के मैदान से होकर जाने वाला रास्ता नहीं लेता था। वे इसके बजाय पहाड़ी के चारों ओर से लंबा घुमावदार रास्ता लेते थे। एक पोटेंशियल एनकाउंटर विद द अनसीन से बचने के लिए आधा घंटा अतिरिक्त चलना पसंद करते थे। हवेली एक शांत, गंभीर स्मारक के रूप में खड़ी थी। एक भूली हुई त्रासदी के लिए उसकी रेप्यूटेशन देवीपुर के शांत परिदृश्य पर एक लंबी काली छाया डाल रही थी। यह मिस्ट्रियों की जगह थी, दुख की जगह थी, और जैसा कि विलेज वाले दृढ़ता से मानते थे, एक ऐसी जगह जिसे पूरी तरह से अकेला छोड़ देना सबसे अच्छा था। उसके रहस्य हमेशा के लिए अनडिस्टर्ब्ड रहते। जैसे ही गर्मियों का मौसम अपने चरम पर पहुंचा, देवीपुर में एक नई ऊर्जा आ गई। 4 यंगस्टर्स, रोहन, समीर, विक्रम और आरव, शहरों से विलेज लौटे, जहां वे पढ़ते और काम करते थे। वे खूनी हवेली की कहानियों के साथ बड़े हुए थे, लेकिन बाहर बिताए सालों ने उनके बचपन के डर को एक मॉर्फियन शक से बदल दिया था। वे हवेली को एक हॉन्टेड रेलिक के रूप में नहीं, बल्कि पत्थरों का एक क्रम्बलिंग ढेर मानते थे, और कहानियों को बच्चों को आज्ञाकारी बनाने के लिए विलेज के अंधविश्वास से ज्यादा कुछ नहीं मानते थे। उनके शहरी जीवन ने उन्हें एक बहादुरी का एहसास दिया था, यह विश्वास कि हर रहस्य का एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन होता है जिसे खोजा जा सकता है। एक शाम जब वे स्थानीय चाय की दुकान पर बैठे थे, तो बात घूम फिरकर उस बदनाम हवेली पर आ गई। एक बूढ़ा किसान उनकी डिसमिसिव हंसी सुनकर गंभीर रूप से सिर हिलाया। यह मजाक करने की जगह नहीं है लड़कों, उसने चेतावनी दी। उसकी आवाज खुरदरी थी। कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जिन्हें न खोलना ही बेहतर होता है। हालांकि इस चेतावनी का उल्टा असर हुआ। यह कोई डिटरेंट नहीं था, बल्कि एक चुनौती थी। रोहन, जो समूह में सबसे ज्यादा इंपल्सिव था, हंस पड़ा। यह सिर्फ एक पुराना घर है अंकल, हम अब बच्चे नहीं हैं। सबसे बुरा क्या हो सकता है, एक चूहा भाग जाए। दोस्त हंस पड़े। उनकी बहादुरी एक दूसरे को बढ़ावा दे रही थी। तभी वह मूर्खतापूर्ण योजना बनी। विक्रम, जो हमेशा प्रैग्मेटिक था, ने सुझाव दिया कि वे एक बार और हमेशा के लिए इन कहानियों को परखें। क्यों ना हम हवेली के अंदर एक रात बिताएं? उसने प्रस्ताव रखा। उसकी आंखों में एक चमक थी। हम कुछ टॉर्च, कुछ खाना ले जाएंगे और सबको साबित कर देंगे कि यह सिर्फ एक खाली इमारत है। इस विचार को एंथुसियास्टिक एग्रीमेंट मिला। वे खूनी हवेली को डिमिस्टिफाई करेंगे, भूत प्रेत की कहानियों को लोक कथाओं के रूप में उजागर करेंगे और अपने आप में लोकल लेजेंड्स बन जाएंगे। उनका लक्ष्य सरल था,
विलेज को पकड़े हुए डर का सामना करना और दिन के उतरापे में विजयी होकर निकलना। उनकी तैयारियां उत्साह के साथ की गईं, न कि डर के साथ। उन्होंने पावरफुल टॉर्च, घंटों बिताने के लिए ताश का एक पैक, गर्म चाय की फ्लास्क और कुछ नाश्ता इकट्ठा किया। उन्होंने इसे एक साहसिक कार्य के रूप में देखा, अपनी छुट्टी की एक रास्ता को तोड़ने के लिए एक रोमांचक एस्केपेड। उन्होंने अपने परिवारों को बताया कि वे नदी के किनारे कैंप कर रहे थे, एक प्लॉजिबल झूठ जो किसी भी पैनिक्ड ऑब्जेक्शंस को रोकेगा। जैसे ही घाटी में शाम ढलने लगी, आसमान को नारंगी और बैंगनी रंगों में रंगते हुए चारों दोस्त विलेज के किनारे की ओर चल पड़े। उनके दिल आत्मविश्वास से भरे हुए थे और उनके दिमाग हवेली की वॉलों के अंदर अंधेरे में क्या था उसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। भारी चरमराहट वाले गेट को धकेलते हुए दोस्त खूनी हवेली के ओवरग्रोन मैदान में अंदर आ गए। हवा तुरंत ठंडी हो गई और एक गहरी खामोशी छा गई, जिसे केवल उनके फीटों के नीचे सूखी पत्तियों की चरमराहट ने तोड़ा। अंदर हवेली धूल और डिके का एक गुफा थी। छत में छेद से चांदनी अंदर आ रही थी, जिससे फ्लोटिंग धूल के कण और लंबी गोस्टली ट्रैपे रोशन हो रहे थे, जो छत से फटे हुए कफन की तरह लटक रहे थे। उनकी पावरफुल टॉर्च की रोशनी अंधेरे को चीर रही थी, जिससे उखड़ी हुई वॉलपेपर, उलटा पड़ा फर्नीचर और एक भव्य धूल से ढकी सीढ़ी दिखाई दे रही थी, जो ऊपर इम्पेनेट्रेबल अंधेरे में जाती थी। बहादुरी का शुरुआती मूड कम होने लगा, जिसकी जगह एक अजीब सी बेचैनी ने ले ली थी। वे बड़े केंद्रीय हॉल में बैठ गए, धूल भरी फर्श पर एक जगह साफ की। पहले घंटे तक सब कुछ बिलोंगिंग से था। वे ताश खेल रहे थे, मजाक कर रहे थे और जोर से बात कर रहे थे। उनकी साउंडें विशाल खाली जगह में अजीब तरह से गूंज रही थी। देखो, यहां धूल और मकड़ियों के सिवा कुछ नहीं है, समीर ने कहा, कैजुअल लगने की कोशिश करते हुए, लेकिन उसकी आंखें कमरे के डार्क कॉर्नर्स की ओर घूम रही थी। फिर अजीब घटनाएं शुरू हुई। पहले तो हल्की हल्की एक हल्की ठंडी हवा हॉल में से होकर आती हुई महसूस हुई। इसने उनकी एक मोमबत्ती बुझा दी, जिससे कमरे का एक कोना अचानक अंधेरे में डूब गया। कुछ मिनट बाद उन्होंने ऊपर की मंजिल से एक हल्की आवाज सुनी, एक हल्की ड्रैगिंग आवाज, जैसे कोई भारी बोरा लकड़ी के फर्श पर धीरे धीरे घसीटा जा रहा हो। यह शायद सिर्फ एक ढीली फर्श की पटरी या अटारी में कोई जानवर है, उसने तर्क दिया, लेकिन उसकी आवाज में कन्विक्शन की कमी थी। साउंडें और ज्यादा साफ हो गई। हवेली के भीतर से उन्होंने एक हल्की सौरभ भरी फुसफुसाहट सुनी, एक महिला की आवाज, इतनी इंडिस्टिंक्ट कि कोई शब्द समझ में नहीं आ रहे थे, लेकिन उसमें दुख का एक अनडिनायबल एहसास भरा हुआ था। इसके बाद भव्य सीढ़ी के ऊपर से एक बच्चे की हंसी की हल्की अनमिस्टेकेबल आवाज गूंजी। ये कोई जॉयफुल आवाज नहीं थी, बल्कि एक ठंडी खोखली आवाज थी, जिसने उनकी रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी। हवा परसेप्टिबली ठंडी हो गई और जो आसान कैमराडरी वे साझा कर रहे थे, वह अब पूरी तरह से गायब हो गया था, जिसकी जगह एक रॉ प्राइमल डर ने ले ली थी, जिसने उनमें से हर एक को कसकर जकड़ लिया था। बच्चे की हंसी फीकी पड़ गई, जिससे एक ऐसी खामोशी छा गई जो शोर से भी ज्यादा फिरावनी थी। चारों दोस्त अपनी जगह पर जम गए थे। उनके चेहरे टॉर्च की रोशनी में पीले पड़ गए थे। बहादुरी पूरी तरह से हवा हो गई थी, पीछे एक कड़वी और चिलिंग हकीकत छोड़ गई थी। वे इस घर में अकेले नहीं थे। अचानक ऊपर की मंजिल से एक जोरदार धमाका हुआ, जैसे किसी भारी फर्नीचर को जोर से दीवार पर फेंका गया हो। आराव ने एक छोटी फीरी हुई चीख निकाली और अपने फ्रेंड्सों के पास खिसक गया। वह क्या था? उसने फुसफुसाया। उसकी आवाज कांप रही थी। किसी के पास कोई जवाब नहीं था। हवेली अब सिर्फ एक साधारण एडवेंचर नहीं थी, यह एक जाल बन गई थी। उनका डर तब और बढ़ गया जब हॉल के मुख्य दरवाजे, जिन्हें उन्होंने खुला छोड़ दिया था, एक बहरा कर देने वाली गड़गड़ाहट के साथ बंद हो गए, जो पूरी इमारत में गूंज उठी। हवा का एक डाउप्तीशाली अननेचुरल झोंका कमरे में आया, जिससे उनकी बची हुई मोमबत्तियां बुझ गईं और धूल और मलबा उनके चारों ओर घूमने लगा। वे लगभग पूरी तरह से अंधेरे में डूब गए थे। केवल उनकी टॉर्च की पतली बीमें ही सहारा थीं। घबराहट छा गई। रोहन अपनी टॉर्च से छेड़छाड़ करने लगा। उसकी बीमें वॉलों पर बेतरतीब ढंग से नाच रही थीं, जिससे फ्लीटिंग डिस्टॉर्टेड परछाइयां दिखाई दे रही थीं, जो रोशनी के ठीक किनारे पर मुड़ती और घूमती हुई लग रही थी। एक भयानक कैकोफनी शुरू हो गई। रोने की आवाज तेज हो गई, करीब आ गई। ऐसा लग रहा था जैसे यह उनके चारों ओर की वॉलों से ही आ रही हो। इसके साथ वॉलों के अंदर और फर्श के नीचे से फ्रैंटिक, डेस्परेट खरोंचने की साउंडें भी आने लगी। ऊपर से घसीटने की आवाज वापस आ गई, इस बार तेज और ज्यादा फ्रैंटिक, जिसके साथ सीधे उनके ऊपर छत पर जोरदार रिदमिक धक्के लगने लगे। ऐसा लगा जैसे पूरा घर एक मेलेवलेंट ऊर्जा के साथ जीवित हो रहा था। उसके अनदेखे निवासी उनके घुसपैठ से नाराज थे।
दोस्त एक दूसरे से सटकर बैठ गए। उनकी पीठ एक दूसरे से सटी हुई थी। उनकी टॉर्चें एक अदृश्य दुश्मन के खिलाफ हथियारों की तरह बाहर की ओर इशारा कर रही थी। क्लाइमैक्स तब आया जब एक शैडोवी आकृति, लंबी और इंडिस्टिंक्ट, हॉल के दूसरे छोर पर एक पल के लिए चमकी, बिना हिले खड़ी रही और फिर गायब हो गई जैसे ही एक टॉर्च की किरण उस पर से गुजरी। यह आखिरी बात थी। एक साथ स्क्रीमते हुए चारों फ्रेंड्सों ने अपना सारा सामान छोड़ दिया। वे मुख्य दरवाजों की ओर भागे, एक ब्लाइंड पैनिक में भारी लोहे के कुंडी से जूझ रहे थे। जब दरवाजा आखिरकार खुल गया तो उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वे भागे, ओवरग्रोन बगीचे में ठोकर खाते और गिरते हुए उनके फेफड़े जल रहे थे, एक इतने गहरे डर से प्रेरित होकर कि उसने सभी आइडियाओं को मिटा दिया। उन्होंने खूनी हवेली को छोड़ दिया, उसके डार्क सीक्रेट्स को रात के एयरले कर दिया।